कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के राजा गुआंग को देखते हैं, जो बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके करीबी लोग ही उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन राजा की नजर गई अपने लिए लाए गए खाने में पड़ी चम्मच पर, जो काली पड़ गई थी। उसने नौकरों को बुलाया और कहा कि ये खाना किसने बनाया है, लेकिन जिस बेचारी लड़की ने खाना बनाया था उसने कहा कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। राजा को गुस्सा तो इतना ज्यादा आया था कि वो उन सबको मार देना चाहता था, लेकिन महामंत्री ग्यून ने राजा को शांत किया। उसके बाद राजा ने ग्यून से पूछा कि तुम्हें मेरा हमशक्ल मिला, लेकिन जब ग्यून ने ना कह दिया तो राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने उसे जल्द से जल्द अपना हमशक्ल ढूंढने के लिए कहा। फिर सभा में सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को इस चाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। जियोंग हो दरअसल रानी का भाई है। ऐसी बातें फैल रही थी कि रानी का परिवार राजा के खिलाफ चाल चल रहा है। सभी मंत्रियों ने जियोंग हो को फांसी देने की मांग की, लेकिन महामंत्री ग्यून की सलाह थी कि अफवाहों की वजह से फैसला ना लिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया। वो सभी मंत्रियों की बात भी नहीं टाल सकता, लेकिन उसके पास जियोंग हो के खिलाफ सबूत भी नहीं थे। इसीलिए उसने जियोंग हो को फिलहाल के लिए कैद में रखने के लिए कहा। ये सब देखकर रानी दुखी होकर वहां से चली गई। वो जानती थी कि जल्द ही उसके भाई का सर काट दिया जाएगा, क्योंकि सभी उसके खिलाफ थे, और फिर कुछ वक्त बाद उसका भी। कुछ दिनों बाद रॉय नाम का एक आदमी नौटंकी करके राजा का मनोरंजन करने के लिए वहां आया। वो इस वक्त मजाक मजाक में राजा की नकल कर रहा था, पर तभी अचानक एक खास सिपाही की नजर उसके ऊपर पड़ी। इसके बाद ग्यून के कहने पर उसे किडनैप करके उसके सामने पेश किया गया, और जब उसने रॉय को देखा तो वो चौंक गया। वो राजा का हूबहू हमशक्ल था। उसी रात रॉय को राजा के सामने पेश किया गया। शुरू में उसे देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि वो हूबहू उसके जैसा दिखता है, लेकिन रॉय बहुत ज्यादा डरपोक है। ये देखकर राजा थोड़ा दुखी भी हुआ। उसे लगा कि ये आदमी कभी भी राजा होने का नाटक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब रॉय ने अपनी एक्टिंग दिखाई तो राजा की आवाज से लेकर उसके बात करने के तरीके और चलने के अंदाज तक सब कुछ एकदम पकड़ लिया। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उस रात राजा ने रॉय को अपनी जगह सुला दिया और खुद अपनी प्रेमिका के पास चला गया। महल में रॉय बोर हो रहा था तो वो राजा की तरह बात करने की कोशिश करने लगा। जब वो अकेले ये सब कर रहा था तो नौकर ने उससे पूछा कि क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। रॉय को समझ आया कि मैं तो राजा हूँ, एक ऑर्डर पर जो मांगूंगा मेरे सामने हाजिर हो जाएगा। ये सोचकर तो वो बच्चे की तरह खुश हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है। ये महल राजा के दुश्मनों से भरा पड़ा था। वहाँ राजा अपनी प्रेमिका के साथ चैन की नींद सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मनों का डर उसे हर वक्त सताता। अगले दिन सब अपनी अपनी जगह वापस आ गए। रॉय को राजा की जगह लेने के लिए कुछ चांदी के सिक्के दिए गए। अब रॉय को हर 3 रातों में एक बार राजा की जगह लेनी होगी। वो खुशी खुशी मान गया, क्योंकि पैसा अच्छा मिल रहा था। कुछ दिनों बाद चम्मच के काले पड़ने का सही कारण सामने आया। खाना जब मुर्गियों को दिया गया तब उन्हें खाना खाने से कुछ भी नहीं हुआ। असली वजह थी बांस से बनाया हुआ नमक, जो खाने में इस्तेमाल हो रहा था। ग्यून ने राजा को ये बात बताई और कहा कि रानी के भाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस हिसाब से तो लग रहा है कि वो बेकसूर है। राजा ने कहा कि मैं जानता हूँ जियोंग हो दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मेरी तरफ है, उस पर भरोसा है मुझे। लेकिन मेरे दुश्मनों को ऐसा लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं। इसके लिए मुझे उसकी जान की कुर्बानी देनी होगी। उस रात ग्यून को एक हैरान कर देने वाली खबर मिली। राजा को जहर दे दिया गया था। ग्यून राजा के पास भाग कर गया। डॉक्टर ने कहा कि राजा की हालत खराब है और शायद वो नहीं बचेगा। ग्यून को लगा कि अगर लोगों तक ये खबर पहुंच गई कि राजा मर चुका है तो प्रजा में बहुत ज्यादा हबड़ा दबड़ी मच जाएगी और दुश्मन देश कमजोर समझकर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ग्यून जानता था कि इस बात की खबर डॉक्टर ने सिर्फ उसे और एक और मंत्री को दी है, इसलिए ग्यून ने बाकी दोनों को भी इस बात को राज रखने के लिए कहा। उसने राजा को अपने इलाज के लिए गुप्त जगह पर भिजवा दिया और रॉय को उसकी जगह पर बैठा दिया। ग्यून ने उसे वादा किया कि तुम्हें 40 चांदी के सिक्के मिलेंगे। पहले तो रॉय ने मना कर दिया ताकि पैसे और ज्यादा मिले, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो रॉय वापस आ गया, इस बहाने कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। 40 चांदी के सिक्के क्या 20 दे देना, चलो 40 ही ठीक है। उसी पल से एक नई कहानी शुरू हो गई। रॉय अब राजा की जगह पर बैठने लगा। अब ग्यून सभी चीजों का ध्यान रखने लगा और साथ ही रॉय को राजा के तौर तरीके समझाए। उसने रॉय से कहा कि जो भी काम हो उसे चुपचाप होने दे और ज्यादा किसी से बात न करे, और खास तौर पर उसे रानी और राजा की किसी भी प्रेमिका से मिलने की इजाजत नहीं है,
क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी अच्छा एक्टर हो, उनकी रानी और प्रेमिका को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इसी बीच रॉय को महल के कई राज पता चले। उसे राजा के ठाट बाट पता चले कि राजा तो हगने के लिए भी कहीं नहीं जाता। नौकर उसके लिए एक बर्तन लेकर आते हैं और बाहर इंतजार करते हैं कि राजा आराम से अपना काम कर ले, और फिर उसे बधाई देके अपने हाथों से राजा को साफ करते हैं नीचे से। राजा का एक खास डॉक्टर फिर जो उसने निकाला है उसकी जांच करता है और उसके आधार पर कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है राजा के साथ या कुछ गड़बड़ है। उसके खाने की जांच करने वाली टीम भी थी जो राजा के खाने से पहले ये खाकर देखती थी कि जहर तो नहीं है इसमें। जब वो लोग हाँ में जवाब देते तभी राजा खाना खाता। इतना सारा लजीज खाना देखकर रॉय उस दिन खुद को रोक नहीं पाया। बाद में उसे पता चला कि रसोई घर में काम करने वाले लोग राजा का बचा खुचा खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन जब रॉय पूरा खाना खा गया तो उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। उसे राजा की बहुत सारी प्रेमिकाओं के बारे में भी पता चला। उसके मन में एक बार तो आया कि मिल आता हूँ, लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं किया। एक चीज जो रॉय को बहुत ही अजीब लगी वो ये थी कि कोई भी छोटी गलती हो जाती अगर नौकरों से तो कहने लगते कि राजा जी हमें मार दीजिए, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। रॉय को उनकी इन हरकतों से बहुत चिढ़ मचती थी। फिर एक दिन रॉय ने रानी को देखा। उसे महसूस हुआ कि रानी बहुत दुखी है। उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। रॉय के दिल में उसे और जानने की इच्छा जाहिर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे याद दिलाया कि रानी से मिलना सख्त मना है। जैसे ही रानी ने रॉय की तरफ देखा तो वो छुप गया। एक राजा होने के नाते ये बड़ी अजीब सी हरकत थी। फिर उसे वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। लेकिन उसे एक पल में रानी को लगा कि मेरा पति जो कि क्रूर और निर्दयी राजा है वो कुछ अलग सा लग रहा है। जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई ग्यून ने रॉय को बताया कि कल राजा की सभा है, तुम्हें उसमें जाना होगा। ग्यून ने उसे खास तौर पर कुछ मंत्रियों से सतर्क रहने को कहा, क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं, बाल की खाल उधेड़ देते हैं। पहले भी कई बार अपनी राजनीतिक चालों से उन्होंने राजा को गलत फैसले लेने पर मजबूर किया है, लेकिन गृह मंत्री तो सबसे खतरनाक है, वो उन सब का लीडर है। फिर ग्यून ने रॉय को एक चिट्ठी दी। कल उसे ये चिट्ठी पढ़नी होगी और कई आदेश देने होंगे। लेकिन जब रॉय ने पढ़ना शुरू किया तो ग्यून और मुख्यमंत्री हैरान रह गए। एक पल के लिए उन्हें लगा कि राजा ही उनके सामने बैठा है। अगले दिन राज्य सभा शुरू हुई और रॉय वहाँ एक राजा की तरह आया, चिट्ठी पढ़ने को एकदम तैयार। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो वो एकदम खाली थी। इस बात से रॉय परेशान हो गया। ये देखकर ग्यून मदद के लिए आगे बढ़ा। खाली चिट्ठी देखकर ग्यून ने बचाव में कहा कि आज राजा का गला खराब है, इसीलिए वो आदेश नहीं देंगे। राजा के बदले में उसने आदेश देने शुरू किए। फिर उसने आदेश दिया कि जोंग हो पर लगे इल्जाम को हटा दिया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले को पकड़ा जाए। राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे मंत्रियों को ये फैसले बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। खैर, उधर महल में काम करने वाले लोगों से रॉय का रिश्ता बेहतर होता जा रहा था। खासकर राजा से पहले जो खाना चखने वाली लड़की है वो रॉय की सबसे खास बन गई। राजा सबसे प्यार से बात करता, उनके साथ हंसता था और सबके लिए खाना भी बचा लेता। ये देखकर मुख्यमंत्री का दिल भर आया और सारे नौकर भी बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले कभी राजा को ऐसे नहीं देखा। सब बात कर रहे थे कि कैसे कठोर राजा अब बहुत अच्छा बन गया है। वहीं ग्यून असली राजा से मिलने गया। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है राजा ठीक हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसने ये भी बताया कि राजा को जहर नहीं दिया गया, बल्कि कोई नशीली दवाई दी गई थी, और ये शायद तभी हुआ होगा जब राजा अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इस बात से ग्यून सतर्क हो गया। उसने छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि गृह मंत्री राजा की प्रेमिका से मिलने गया। उसने प्रेमिका से पूछा कि राजा आजकल उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं नहीं जानती, लेकिन राजा ना तो रानी से मिल रहे हैं ना ही अपनी बाकी प्रेमिकाओं से। ये बात गृह मंत्री को थोड़ी अजीब सी लगी। फिर उसे पता चला कि ग्यून ने राजा की प्रेमिका के बारे में छानबीन शुरू की है। पकड़े जाने के डर से उसने आदेश दिया कि सभी सबूत मिटा दिए जाएं और राजा की प्रेमिका को मार दिया जाए। जब ग्यून वहां पहुंचा तो पता चला कि प्रेमिका तो गायब है और वहां आसपास की जमीन जली हुई थी। अगले दिन गृह मंत्री अपने कुछ और साथियों के साथ रॉय के पास आया। उन्होंने कुछ नए कानून लागू करने का प्रस्ताव रखा और रॉय ने बिना कुछ सोचे वो सारे प्रस्ताव पास कर दिए, जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। जल्द ही ग्यून को पता चला कि गरीबों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है और रानी के भाई जियोंग हो के खिलाफ फिर से जांच के ऑर्डर हो गए थे। उसने रॉय से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब रॉय ने बोला कि तुमने ही तो कहा था कि मंत्री जो प्रस्ताव लेके आएंगे उसे पास करना है। ये सुनकर ग्यून गुस्से में आ गया। उसने उसी वक्त एक सभा बुलाई ताकि इन सब चीजों पर चर्चा हो सके।
ग्यून थोड़ा गुस्से में परेशान लग रहा था, लेकिन रॉय एकदम शांत है। उसने मुख्यमंत्री से पूछा कि लोगों के ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है, जिसके बाद मंत्री उसे राजा की लाइब्रेरी में ले गया। वहाँ उसे पता चला कि पूरा राज्य पहचान टैक्स के सिस्टम पर चल रहा है, जहाँ हर एक आदमी एक ही टैक्स देता है, चाहे वो कितना भी कमाता हो। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी जमीन का टैक्स देना होता है। इस वजह से बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे थे। उसे पता चला कि एक बार राजा ने ऐसा सिस्टम लागू किया था जिनमें सबको अपनी कमाई के हिसाब से टैक्स भरना होगा, लेकिन 1 साल के अंदर ही उसे हटा दिया गया, बड़े बड़े जमींदारों के दबाव की वजह से। उसके बाद खाना चखने वाली लड़की खाना लेकर आई। राजा ने उससे पूछा कि तुम महल में कैसे पहुंची। उसने हिचकिचाकर अपनी कहानी सुनाई। उसके पिता एक किसान थे, उनकी छोटी सी जमीन थी, उनकी इतनी कमाई थी नहीं, और एक दिन उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स भरने के लिए कहा गया। उन्होंने किसी से उधार लिया, लेकिन वक्त पर अपना कर्ज चुका नहीं पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना घर और जमीन भी खो दी। इसके बाद उसके पिता को जेल हो गई और कर्ज चुकाने के लिए उसे, उसकी माँ को और उसके भाई को नौकरों की तरह बेच दिया गया। फिर उसे खरीद कर महल में ले आया गया, लेकिन उसके बाकी परिवार की उसे कोई खोज खबर नहीं है। बस वो इतना जरूर जानती है कि उसके पिता पर जेल में बहुत अत्याचार हुए, जिससे वो मर गए। ये बताते हुए वो रोने लगी। मुख्यमंत्री को भी ये सुनकर बहुत दुख हुआ। रॉय को पहली बार पहचान टैक्स की डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने लड़की से वादा किया कि वो उसे उसकी माँ से वापस मिलवाएगा। साथ ही इस बात से रॉय बहुत हिल चुका था। उसने सोच लिया कि अगली सभा में एक बड़ा फैसला सुनाएगा। अगली सभा में उसने आमदनी के हिसाब से टैक्स देने के नियम को लागू कर दिया। मंत्री इसके खिलाफ बोलने लगे कि अचानक से हुआ ये बदलाव पूरी प्रजा की शांति भंग कर सकता है और जमींदारों को ये बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन रॉय ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा कि जिसके पास 10 खेत हैं वो 10 चावल की बोरियां देगा, और किसी के पास अगर 1 है तो वो 1 ही देगा ना। ये गलत कैसे हुआ? क्या ये गलत नहीं कि अमीर और गरीब एक बराबर टैक्स दे? जो इस देश में ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें देश को ज्यादा देना होगा। साथ ही रॉय ने आदेश दिया कि उन सबको पकड़ा जाए जो गरीबों से चोरी करते हैं, और गैर कानूनी सामान को जब्त करने के आदेश दिए ताकि वो गरीबों में बांटा जा सके। ये देखकर मुख्यमंत्री के मन में थोड़ी शांति पहुंची। रॉय भी खुश था, लेकिन ग्यून ने उसे वहां आकर डांटा कि सभा तो ऐसे चला रहे हो तुम जैसे बच्चों का खेल हो। अब रॉय ने कहा कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ, अभी तो मैं राजा हूँ, तो किसी के सामने मुझसे जोर से बात मत करना, ठीक है? ग्यून इस बात से खिंचकर खुद को रोक नहीं पाया और रॉय को पास पड़ा सामान मारने ही वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना गलत होगा। तभी नौकर अंदर आने लगे। ग्यून और रॉय अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ग्यून ने रॉय को बताया कि रानी का भाई जियोंग हो एकदम बेकसूर है और कुछ बेकार मंत्री उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रानी को गद्दी से हटाया जा सके। ग्यून ने रॉय को इस मामले से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। रॉय ने बात तो मान ली, लेकिन उस रात रानी उसके कमरे में आ गई। रॉय घबरा गया और सोने का नाटक करने लगा, लेकिन तभी रानी ने एक चाकू निकाला और कहा कि आप मुझसे बात कीजिए वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। रॉय ये देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने रानी से वादा किया कि तुम्हारा भाई बेकसूर है, मुझे पता है, उसे हम बचा लेंगे। अगले दिन राजा वहां गया जहां जियोंग हो को टॉर्चर किया जा रहा था। राजा ने जियोंग हो से पूछा कि तुमने क्या गुनाह किया है। जियोंग हो ने ताना देते हुए कहा कि मुझे ऐसे राजा से बात नहीं करनी जो अमीरों की जेब में पड़ा हो। रॉय ने उससे दोबारा पूछा कि क्या तुमने हमारी प्रजा के खिलाफ साजिश की है। जियोंग हो ने कहा कि वो कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। रॉय ने जियोंग हो से पूछा तो फिर क्या गुनाह किया है तुमने। जियोंग हो ने कहा कि मैंने सिर्फ राजा की आंखें खोलने की कोशिश की ताकि वो देख सके उसके आसपास मंत्री और उसकी प्रेमिका क्या कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर रॉय समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जियोंग हो को बेकसूर बताकर आजाद करवा दिया। मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन रॉय ने कहा कि राजा मैं हूँ, समझे, तो थोड़ा शांत। उसका ये बड़ा कदम देखकर जियोंग हो को एहसास हुआ कि शायद अब असली राजा लौट आया है। उस दिन राजा ने रानी से मिलने की कोशिश की, लेकिन रानी के दरबान ने ऐसा होने नहीं दिया। तभी जासंग ने अपना जूता बहुत दूर फेंक दिया और दरबान जब जूता उठाने गया तो रॉय रानी के महल में घुस गया। रानी पहले ही अपने भाई से सारी बात सुन चुकी थी और अभी वो बहुत खुश थी। रॉय ने कहा कि इस काम को पूरा करने के बदले में मुझे आपकी मुस्कुराहट तो मिल ही सकती है, लेकिन तभी गार्ड वहां आ गया और बार बार दखल देने लगा। रानी बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। राजा जब जूता पहन रहे थे तो दरबान ने उनके हाथ में कुछ अजीब सा देखा, जिससे उसे शक हो गया। जब उसने ये बात मुख्यमंत्री को बताई तो उसने बात टाल दी, कहा कि तुम चिंता मत करो, चिल करो, एकदम काम करो अपना।
अब रॉय अपने मन में रानी के लिए चीजें महसूस करने लगा था। उसने रानी को एक खास खत भेजा जिसमें लिखा था कि अपना ध्यान रखो। राजा की ये बात रानी के दिल को छू गई और वो मुस्कुरा दी। तभी ग्यून रॉय से मिलने आया। वो गुस्से में था कि रॉय ने जियोंग हो को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ क्यों दिया। वो इस तरह नियम नहीं तोड़ सकता। तुम राजा हो पर इस तरह नियम तोड़ोगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन रॉय ने कहा कि राजा ने जो फैसला लिया वो लिया। इस बात से ग्यून को इतना गुस्सा आ गया कि वो रॉय को इस बार मारने लगा। लेकिन तभी खाना बनाने वाली वो लड़की वहां आ गई। उन दोनों ने तुरंत अपनी जगह बदल ली। लेकिन फिर पता चला कि वो दोनों तो पहले ही सही जगह पर बैठे थे। अब ग्यून उस लड़की के सामने तो रॉय को नहीं मार सकता था। तो रॉय ने मौका देखकर ग्यून को वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद वो चिढ़कर वहां से चला गया। वो लड़की सावोल रानी की एक चिट्ठी लेकर आई थी जिसमें उसने कहा था कि वो राजा से मिलना चाहती हैं। रॉय ये देखकर बहुत खुश हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका ये चुलबुलापन, उसका कविताएं पढ़ना सब कुछ दरबान देख रहा था। दरबान को अब तो बहुत शक हो गया। उस रात जब राजा रानी से मिलने गया तो दरबान ने उसे ध्यान से देखा। उसके चलने का तरीका कुछ जाना पहचाना सा था। दरबान को याद आया कि ये तो कुछ उस आदमी जैसा है जिसे मैंने उस दिन सभा में नाचते हुए देखा था। उसे शक हो गया कि कहीं ये हम शक्ल तो नहीं। उधर रॉय रानी से मिलने गया। रानी उनके पहले बिताए हुए पलों को याद कर रही थी और रॉय ने रानी को अपनी ही लिखी हुई कविता सुनाई। तभी दरबान वहां आया और अपनी तलवार राजा की तरफ तान दी, ये कहकर कि तुम एक बहरूपिये हो, असली राजा नहीं। रानी को दरबान के इस इल्जाम से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं अपने पति को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। लेकिन दरबान ने कहा कि अगर मेरा इल्जाम गलत हुआ तो मुझे चाहे जान से मार देना। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो रानी ने राजा से पूछा कि मेरे शरीर पर लाल निशान कहाँ है। रॉय ने पिछली रात जब रानी आई थी तब उसकी छाती पर वो निशान देखा था, तो उसने सही बता दिया। रानी को अब पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है। जिसके बाद रानी ने दरबान को तुरंत तलवार हटाने को कहा। क्योंकि दरबान गलत निकला था तो वो तैयार हो गया कि मुझे मौत की सजा दो। लेकिन रॉय ने उसे थप्पड़ मार के रोक दिया, कहा कि चल निकल यहाँ से, कोई सजा नहीं मिलेगी तुझे। लेकिन रानी अभी भी गुस्से में थी और उसने कहा कि सजा तो मिलेगी। रॉय ने उसे शांत करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं डार्लिंग, छोड़ दो इसे। इससे पहले रॉय बात को संभाल पाता दरबान पानी में गिर गया और डूबने लगा। लेकिन रॉय ने फिर भी उसे बचा लिया। जब दरबान की आंखें खुली तो लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया है। लेकिन सामने सावोल को खाने के साथ देखकर उसे समझ आया कि वो अभी भी जिंदा है। सावोल ने बताया कि राजा ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए और कहा है कि आके अपनी तलवार वापस ले जाना। जब दरबान रॉय से मिलने गया तो सजा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन रॉय ने उससे बड़े ही प्यार से बात की। रॉय ने उसे उसकी तलवार लौटाई और वापस काम पर जाने के लिए कहा। राजा के इस अच्छे बर्ताव से दरबान बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसके खुशी के आंसू फूट गए और अब वो रॉय का पूरा वफादार बन गया था। दूसरी ओर असली राजा ठीक हो गया था। ग्यून ने उसे सब कुछ बताया, उसकी प्रेमिका की चाल, मंत्रियों की चालाकियां और रॉय को राजा बनाकर उसकी जगह पर बैठाना। लेकिन राजा ने फैसला किया कि अभी कुछ नहीं करना मुझे। राजा ने ग्यून से कहा कि फिलहाल तो रॉय से छुटकारा पाना होगा। अचानक इस बात से ग्यून सोच में पड़ गया। उसने ग्यून से पूछा कि तुम्हें रॉय की चिंता है क्या? ग्यून ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहेंगे मुझे करना होगा। ये कहकर वो राजा के आदेश का पालन करने लगा। वहीं मंत्रियों को शक हो गया कि ये आदमी राजा का हमशक्ल है। अगले दिन राज्य सभा हुई। सभी मंत्री और बहुत से दूसरे लोगों ने ये मांग रखी कि रानी को उनके पद से हटा दीजिए, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने राजा के खिलाफ चाल चली थी। रॉय ने रानी की तरफदारी की, लेकिन लोग जिद पर अड़े हुए थे। गृह मंत्री ने राजा को उसका पहले किया हुआ वादा याद दिलाया। आप तो रानी को हटाकर अपनी प्रेमिका से शादी करने वाले थे, जिसके पेट में आपका होने वाला बच्चा पल रहा है। ये देखकर कि सब लोग जिद पर अड़े हैं, रॉय ने कहा कि वो रानी को पद से हटा देगा, लेकिन रानी का पति होने के नाते वो खुद भी पद से हट जाएगा और राजगद्दी तुम लोगों को ही मुबारक हो। लेकिन लोग उसके पैरों में गिरने लग गए। लेकिन अब रॉय को इस बड़े से महल में भी घुटन होने लगी थी। वो अब इन मंत्रियों की चालों, लोगों की मांगों और बेगुनाह रानी के बीच फंस चुका था। खैर, रात को मंत्रियों को इस बात का सबूत मिल गया कि सच में दो राजा हैं, एक हमशक्ल है। उन्होंने नकली राजा को जहर देने का फैसला किया और एक औरत को इस काम के लिए तैयार किया। तभी रानी तक खबर पहुंच गई कि महल का राजा एक बहरूपिया है और उसकी छाती पर राजा जैसा निशान नहीं है। रानी ने इस बात का सबूत देखना चाहा।
उस रात रानी राजा के कमरे में आई और साथ सोने की जिद करने लगी। रॉय ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी ने जबरदस्ती उसके कपड़े हटाए और छाती पर निशान सच में नहीं था। जिसके बाद रानी ने कहा कि जल्दी से मुझे सच बताओ। कोई रास्ता तो था नहीं, तो रॉय ने सब कुछ सच बता दिया। रानी ने जब ग्यून से पूछा तो ग्यून ने कहा कि ये सब असली राजा को पता है, उन्होंने ही कहा कि चलने दो। तब रानी ने पूछा कि मेरे भाई को किसने बचाया, जिस पर ग्यून ने उसे बताया कि जो भी रॉय ने आपके और लोगों के लिए किया वो सब कुछ उसका अपना फैसला था, उसमें राजा का कोई हाथ नहीं। उस रात ग्यून रॉय से मिला और पूछा कि वो भागा क्यों नहीं, जब उसे पता था कि उसे मार दिया जाएगा। रॉय ने कहा कि मैं रुका क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। ये सुनकर ग्यून ने एक बड़ा फैसला किया। राजा की बात ना मानते हुए ग्यून ने रॉय को 20 सिक्के दिए और कहा कि कल रात तुम यहाँ से भाग जाओगे, ठीक है। तभी सावोल भी वहाँ आ गई। रॉय ने सावोल को वो सिक्के दे दिए और कहा कि रख लो। उसने ग्यून से कहा कि इस लड़की की माँ को ढूंढना और इन दोनों को जरूर मिलवाना, ठीक है। रॉय ने कहा कि राजा के तौर पर ये मेरा आखिरी आदेश है, मान लेना इसे भाई। सावोल खुशी खुशी वहाँ से गई। तभी एक दासी ने सावोल को एक मिठाई दी। उसने कहा कि इस मिठाई को सावोल अपने मुंह में रखे और राजा के खाने में मिला दे खाने की जांच के दौरान। जब सावोल ने पूछा कि इस मिठाई में है क्या, तो दासी ने कहा कि मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हम दोनों को मार देंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अब सावोल सोच में पड़ गई। उस रात रानी और रॉय एक आखिरी बार मिले। रानी ने पूछा कि रॉय ने उसके भाई को क्यों बचाया। रॉय ने कहा ताकि वो रानी के चेहरे पर मुस्कान देख सके। साथ ही वो रानी को अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह मंत्रियों ने कहा कि हमें मिंग राज्य को सोने चांदी के सिक्के भेजने चाहिए। रॉय ने वैसे ही हामी भर दी जैसा उसे बताया गया था। फिर उन्होंने 2000 सिक्के और कुछ सिपाही उपहार के रूप में भेजे। एक मंत्री का कहना था कि ऐसा करने से उनका अपना राज्य खतरे में पड़ सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वो लोग चाहें तो हमें आज ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा था रॉय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी आदेशों का पालन करते हुए हामी भरता रहा। और जब कुछ ज्यादा ही सोना चांदी देने की बात होने लगी तो रॉय चुप नहीं रह पाया। उसने पूछा कि आखिर ये देश है किसका? अगर हम खुद को बचा ही नहीं सकते तो पूरा देश ही दे देते हैं मिंग साम्राज्य को। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? जब गृह मंत्री ने बहस करने की कोशिश की तो रॉय ने उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सोने चांदी के साथ साथ हमारे सैनिक भेजना चाहते हो। हमारे लोग उनके लिए अपनी जान क्यों दें? राजा प्रजा का बाप होता है। मैं अपने देश की औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ कैसे कर सकता हूँ? और अंत में राजा ने पूरी तरह से सैनिकों को मिंग राज्य में भेजने से साफ इनकार कर दिया। अब रॉय नाश्ता करने आया और सावोल को उसके खाने में जहर डालने के लिए कहा गया था। सावोल ने खाना चखा, फिर रॉय ने खाना शुरू किया, लेकिन पहली बुर्की खाते ही उसने देखा कि सावोल बहुत उदास है। सावोल रोने लग गई। जब रॉय ने पूछा कि क्या हुआ, उसने सर उठाकर कहा कि राजा की उम्र लंबी हो और खून की उल्टियां करने लग गई। रॉय उसे बचाने भागा, सावोल को उठाया और डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर की बहुत कोशिश के बाद भी सावोल बच नहीं पाई। इस बात से रॉय पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने सावोल से वादा किया था कि वो उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। और उस दिन लोगों ने पहली बार एक राजा को एक नौकर के लिए रोते हुए देखा। ये दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसने दासी को देखा तो दासी ने सच उगल दिया कि ली ने मुझे कहा था, ये करने के लिए मजबूर किया गया मुझे। रॉय ने उसे फटाक से जेल में डालने का आदेश दिया। ग्यून ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन रॉय कुछ सुनने की हालत में नहीं था। उस आदमी को पूरी रात टॉर्चर किया गया ताकि सारे नाम निकलवाए जा सकें। उसका आरोपी के लिए ये गुस्सा देखकर सभी मंत्री बहुत डर गए। उन्होंने राजा के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर गृह मंत्री कहने लगा कि ये राजा नकली है। दासी ने बताया कि राजा की छाती में जो तीर का निशान था वो अब नहीं है। इसी के साथ सभी मंत्री राज्यसभा में इकट्ठा हो गए। रॉय और ग्यून राजा के दरबार में खड़े थे। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। ग्यून ने रॉय को यहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन रॉय ने कहा जब तक वो सावोल की मौत का बदला नहीं ले लेता वो नहीं जाएगा यहाँ से। जिस पर ग्यून ने रॉय से कहा कि तुम्हें असली राजा होना चाहिए। अगर तुम सावोल और बाकी गरीब लोगों को न्याय दिलाना चाहते हो तो तुम्हें ही असली राजा बनना होगा। ग्यून ने नौकर को आदेश दिया कि पिछले 2 हफ्ते के राज्य के सभी दस्तावेज यानी रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएं। मंत्री और गुस्से भरी प्रजा महल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने असली राजा को मारने के लिए भी कुछ गुंडे भेज दिए थे। जब वो महल में पहुंचे, ग्यून ने उन्हें राजगद्दी की इज्जत के लिए रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो राजा के कमरे में घुसना चाहते थे कि राजा ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। राजा कुछ बोले उससे पहले ही उन्होंने अपनी तलवार राजा पर तान दी।
उनमें से एक ने राजा की छाती से कपड़ा हटाकर देखा तो सब हैरान रह गए। वहीं वो हत्यारे भी हैरान थे क्योंकि राजा वहाँ था ही नहीं, राजा महल में है और वो निशान उसकी छाती पर। अब पता चलता है कि रॉय राजा बनने के लिए नहीं माना था, क्योंकि फौज की मदद से राजा बनने के लिए उसे बेकसूर लोगों की जानें लेनी पड़ती। इसके बदले में वो असली राजा को लाने चला गया। छाती पर निशान देखकर सब लोगों ने राजा के सामने सर झुका लिया, सिवाय कुछ असली देशद्रोहियों के। राजा ने उन्हें तुरंत जेल में डालने का आदेश दिया और इस तरह राजा के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र भी खत्म हो गए। रॉय और दरबान अब महल से थोड़ा दूर थे। दरबान ने अपनी तलवार निकाली। रॉय को लगा कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन दरबान ने बंदरगाह की तरफ इशारा किया और उसे भागने को कहा। रॉय थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर भागने लगा। दरबान के लिए वही राजा था और वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार। जल्द ही हत्यारे आए और रॉय को मारने की तैयारी करने लगे। इस बार इन लोगों को राजा ने भेजा था, लेकिन दरबान वहां उसे बचाने खड़ा था। उन हत्यारों ने दरबान पर हमला किया और दरबान ने भी जबरदस्त मुकाबला करते हुए उनमें से कुछ को मार डाला, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर रॉय वापस मुड़ गया, लेकिन अब दरबान के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो रॉय के पैर छूकर वहीं मर गया। उसके बाद रॉय एक नाव में वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी उसने किनारे पर ग्यून को देखा, जो रॉय को आखिरी बार अलविदा कहने आया था। रॉय को लगा कि शायद उसने सच में कुछ अच्छा किया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो उसे अपना असली राजा मान बैठे थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।